Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि सभी को पता है, NCERT 11 साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है और इसके पहले 2 टेस्ट मैं आपके ले चुका हूं। ये टेस्ट नंबर 3 है मित्रों। बहुत ही शानदार और एकदम बिल्कुल नए और यूनिक प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या यहां पर भी 15 ही रखी गई है साथियों, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइकोलॉजी में कुछ नया ज्ञान 101% ज़रूर मिलेगा, जो आप इतने दिनों से पढ़ते आए हो। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी है, वो मैं आपको इन 15 प्रश्नों में बताने वाला हूँ मित्रों। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हिंदी की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न मैं उनमें भी लेकर आता हूँ। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं मित्रों। बहुत ही शानदार प्रश्न 15 है इसमें। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे मित्रों। पहला प्रश्न आता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप किसके प्रकार है? गुणसूत्रों के, जीन के, शुक्राणुओं के और उपयुक्त सभी के। तो साथियों आपको ये बताना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप ये 2 प्रकार है मित्रों। ये 2 प्रकार होते हैं, ये जीन के ही 2 प्रकार होते हैं। किसके 2 प्रकार होते हैं मित्रों? जीन के। यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर मित्रों आपको ये प्रश्न पहले से पता था, मतलब आप कुछ विशिष्ट ज्ञान साइकोलॉजी में रखते हो मित्रों, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगर प्रश्न याद नहीं था तो बिल्कुल आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, गुणसूत्र पाए जाते हैं जीन में, तंत्रिका तंत्र में, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में और मस्तिष्क में। तो साथियों गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, आपको इसका आंसर बताना है मित्रों। तो राइट आंसर बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मित्रों, जिन्होंने बताया है प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, उनका आंसर बिल्कुल राइट है साथियों। देखिए, जो प्रत्येक कोशिका है उसके केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए, जो जीन शब्द है, ये जीन तो गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जीन में गुणसूत्र नहीं पाए जाते बल्कि गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में सम्मिलित नहीं है? माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य, विद्यालय, समूह और समाचार पत्र। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में किसे सम्मिलित आप नहीं करोगे? वैसे तो चारों ही सम्मिलित हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वरीयता देनी पड़ेगी। तो आप टॉप 3 में किसको वरीयता दोगे जो सामाजिकरण के महत्वपूर्ण कारक है, और ऐसा कारक कौन सा आप हटाओगे जो महत्वपूर्ण के अंतर्गत आप नहीं रखोगे दिए गए विकल्पों में से ही? देखिए मित्रों, वैसे तो 4 ही महत्वपूर्ण कारक है सामाजिकरण में, लेकिन फिर भी जो समाचार पत्र है, ठीक है, जो समाचार पत्र है वो महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में यहाँ पर आप विकल्प नंबर 4 ही सही करोगे। क्योंकि देखिए, माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य ये तो सबसे पहले आता है, फिर इसके बाद में विद्यालय भी आ जाता है, फिर समूह मतलब बालक बालिकाएं जिस समूह में रहते हैं, तो ये तो सामाजिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। वैसे समाचार पत्र भी महत्वपूर्ण ही सामाजिकरण कारक के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन मित्रों यहाँ जो 3 विकल्प है ये इससे श्रेष्ठ है, इसलिए आपका यहाँ विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। क्लियर है सभी का? अगर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। बिल्कुल आपकी जितने भी आपके डाउट है, समस्या है, उनका समाधान किया जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, चौथा प्रश्न। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 आता है, विकास। ये अधूरा प्रश्न है, सॉरी, मैं इसको पूरा करता हूँ, ये थोड़ा छूट गया है। विकास के बारे में असत्य है, विकास के बारे में असत्य है या गलत कथन है, आपको इस प्रकार से ये प्रश्न को मान लेना है। क्योंकि मित्रों मैं खेद प्रकट करता हूँ, ये अधूरा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा कराता हूँ कि विकास के बारे में असत्य कथन है या विकास के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प है, गर्भाधान से लेकर विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, गतिशील व क्रमबद्ध होता है, विकास पूर्व कथनीय है और कथन 1 असत्य है। साथियों प्रश्न को समझ लेना, मैंने आपको बता दिया है कि सिचुएशन क्या है साथियों। अब देखिए, यहाँ पर आपको जिसने भी आपने 4था विकल्प लगाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रश्न ने यूँ पूछा है कि विकास के बारे में असत्य कथन है। तो साथियों गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत ही विकास चलता है,
विकास गतिशील और क्रमबद्ध भी होता है और विकास पूर्वकथनीय है। पूर्वकथनीय का मतलब है विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्वकथन कहा जा सकता है। अब यहाँ पर विकल्प नंबर 4 कह रहा है कि कथन एक असत्य है। तो भाई साहब कथन एक का सत्य क्यों है? कथन एक का तो सत्य है, मतलब आपका जो तो साथियों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों। 5वां प्रश्न है, मानव विकास के लघु मंडल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? जनसंचार, कार्यस्थल, विचारधाराएं और विद्यालय। तो साथियों देखिए यहाँ पर आपको लघु मंडल के अंतर्गत सम्मिलित करना है। जो विचारधाराएं हैं ये बाह्य मंडल के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। जो जनसंचार और कार्यस्थल है ये मध्य मंडल के अंतर्गत आ जाता है, और जो विद्यालय है ये लघु मंडल के अंतर्गत आ जाता है। मतलब आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। 6वां प्रश्न है, बच्चा वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है एवं वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं व प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया करने में सक्षम किस अवस्था में हो जाता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों यहाँ पर जो इन्होंने उदाहरण दिया है कि भाई कोई बालक है वो वस्तुओं को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर रहा है और वस्तुओं की जो मानस प्रतिमाएं हैं और उनके प्रतिवर्ती मानसिक संक्रियाएं हैं वो करने में भी वो सक्षम हो रहा है। तो ये किस अवस्था में होता है साथियों? यहाँ पर आपका जो 6वां प्रश्न है ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब बालक की आयु होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष की। मतलब यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 3 सही है साथियों। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है मित्रों, प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। अनुबंधन विलोप, अनुबंधन सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण और स्वतः पुनः प्राप्ति। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, और जिन्होंने भी चौथा विकल्प चुना है वो बिल्कुल सही है। ये कहलाता है स्वतः पुनः प्राप्ति। स्वतः पुनः प्राप्ति का मतलब कि भाई किसी चीज़ के मध्य अनुबंधन स्थापित हुआ, अब वो अनुबंधन स्थापित होने के बाद में ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद यदि उस अनुबंधन का वापस प्रकटीकरण होता है तो उसको ही स्वतः पुनः प्राप्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है मित्रों, अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला को उसकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में सीखना कहलाता है। मित्रों आपके सामने विकल्प है क्रमिक अधिगम, दूसरा विकल्प है मानकीकरण, तीसरा है अधिगम अंतरण और चौथा है सर्वेक्षण। क्या कहेंगे? अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला को उसकी प्रस्तुति के सही क्रम में सीखना। मित्रों इसको कहा जाता है क्रमिक अधिगम। क्या कहा जाता है? क्रमिक अधिगम कहा जाता है साथियों। यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है, जिसने भी प्रथम विकल्प लगाया है वो बिल्कुल सही है। मित्रों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है साथियों, यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया जिसमें तथ्यों के एक सेट से निष्कर्ष निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? नैतिकता, तर्कना, काल्पनिक विचार और यादृच्छिकीकरण। तो साथियों देखिए आपको आराम से सोच समझकर आंसर देना है कि आपने नाम सुना होगा यथार्थवादी चिंतन का। उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें तथ्यों का कोई सेट है या समुच्चय भी आप इसको कह सकते हो, उससे यदि निष्कर्ष निकाला जाता है तो मित्रों उसको कहा जाता है तर्कना। क्या कहा जाता है? तर्कना कहा जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 9 में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न आता है मित्रों, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वप्न देखने और नींद से जागने की क्रिया से संबद्ध है कहलाता है तारत्व, स्वर्णिम, सेतु या पोन्स और फाई घटना। तो साथियों जब अपन सपने देखते हैं तो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो सपने देखने और फिर आप नींद से जागते हो उसकी क्रिया से संबद्ध होता है? तो साथियों उसको कहा जाता है सेतु या पोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेतु या पोन्स। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। जिसने भी 3 लगाया है उनके बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों 15 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है ये, और यहाँ पर आप ये भी कमेंट करके जाए कि कितने प्रश्न आपके यहाँ सही होते हैं और आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा। क्या आपको इसमें कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों।
मित्रों प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उसके परिणामों द्वारा निर्धारित होती है? क्रिया प्रसूत अधिगम, प्राचीन अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। तो साथियों यहाँ पर सोच समझकर आंसर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा क्रिया प्रसूत अधिगम। क्रिया प्रसूत अधिगम में ही ऐच्छिक अनुक्रिया आप करते हो और वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? दिए गए परिणामों के। जैसे मान लीजिए आप कोई क्रिया करते हो और यदि आपको उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है तो फिर आप उस क्रिया को आगे नहीं करोगे। यही तो क्या है? क्रिया प्रसूत अधिगम है। मतलब प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। शरीर का आंतरिक असंतुलन जो अंतर्नोद को जन्म देता है, ये अंतर्नोद में थोड़ा शब्द शुद्धि में थोड़ी मिस्टेक है, जन्म देता है को कहा जाता है? अभिप्रेरणा, उद्दीपक, आवश्यकता और इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 3 कि शरीर का आंतरिक असंतुलन जो अंतर्नोद को जन्म दे उसको ही आवश्यकता कहा जाता है। जब व्यक्ति का आवश्यकता उत्पन्न होती है तो शरीर में आंतरिक असंतुलन उत्पन्न होता है जिससे अंतर्नोद का जन्म होता है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। अगला प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, यहाँ डेल डेल स्थान है खाली। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। इसे कहा जाता है स्मृति सहायक संकेत, अभिप्रेरक, आदत और मॉडलिंग। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो होता है मॉडलिंग। इसको कहा जाता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों का प्रेक्षण या अवलोकन करता है, फिर उनका अनुकरण करके ही सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार को करना वो सीखता है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर आपका इस प्रकार सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे मित्रों। सेकंड लास्ट आपका ये प्रश्न है। अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभिप्रेरणा, अधिगम, पुनर्बलन और नैतिकता। तो ये तो बड़ा इजी प्रश्न है, इसका तो सभी को सही आंसर देना है और इसका जो सही आंसर है मित्रों वो कहलाएगा अधिगम। अधिगम क्या होता है? प्राणी के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अनुभव के कारण ही, वही क्या कहलाता है आपका अधिगम। मतलब विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 15। जेम्स लेंगे का सिद्धांत संबंधित है? अभिप्रेरणा से संबंधित, संवेग से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है और बुद्धि से संबंधित है? तो मित्रों जेम्स लेंगे ने जो सिद्धांत दिया है वो है संवेग से संबंधित। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो साथियों मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, कुछ नए प्रश्न आपको ज़रूर मिले होंगे। तो साथियों बिल्कुल कमेंट करके जाए कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। और चैनल पर इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों सुबह 9 बजे देखना नहीं भूले। आरबी जो आपके हिंदी की जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है उसमें संधि का टेस्ट है, भाग सेकंड संधि। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे साथियों। बहुत ही शानदार और नए प्रश्न वहाँ पर भी मिलेंगे। तो सुबह 9 बजे याद रखिएगा टाइम।